स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो ज्योग्राफी सीरीज में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत में पाई जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्राकृतिक वनस्पति जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। और आज उसी का दूसरा भाग यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो प्राकृतिक वनस्पति आपकी पाई जाती है उसके बारे में आज हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके यहाँ पर सामने एक डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम दरअसल क्या है, आपका पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो पहले तो यह समझ लीजिए जो हिमालय हमारा कहाँ है। हिमालय जो पर्वत का विस्तार आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमें आज मुख्यतः पढ़ना है। और इसी के साथ हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जो कि पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं और साथ ही वह प्राकृतिक वनस्पति जो कि पश्चिमी हिमालय में देखने को मिलती है। अब ये देखिए, अब यहाँ जो वनस्पति पाई जाएगी यानी कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इस एरिया की जो वनस्पति होगी हिमालय के अंतर्गत तो वह आपकी कहलाएगी पूर्वी हिमालय की वनस्पति, जबकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली आपकी वनस्पति कहलाएगी पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति। अब अगर इसे हम मान लीजिए इसे हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली जो वनस्पति है ये पूर्व की ओर है, तो ये है आपका पूर्वी हिमालय की वनस्पति। क्लियर। तो पूर्वी हिमालय की वनस्पति को हम इस साइड डिनोट करेंगे, इस साइड इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, जबकि इस ओर हम करेंगे पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति का विश्लेषण। क्लियर। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये एक कोई पर्वत नहीं है, यह सिर्फ हमने एक मतलब हम कंपेयर करेंगे कि पूर्वी हिमालय की जो वनस्पति है पश्चिमी हिमालय की वनस्पति से किस प्रकार भिन्न है। तो यह आपका हो गया पूर्वी हिमालय और इस ओर हम करेंगे पश्चिम हिमालय की वनस्पति के बारे में बात। क्लियर। तो क्लियर हो गया पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय का कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि एक चीज़ हमने देखी थी पिछली वीडियो में, हम पहली दो वीडियो है प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत उन दोनों में हमने डिस्कस किया था कि पर्वतीय क्षेत्र में जो आपकी वनस्पति पाई जाती है उसका जो मुख्य कारक जो निर्धारित करता है कि किस प्रकार की वनस्पति किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाएगी वह क्या है आपका कि ऊंचाई के साथ साथ जब तापमान में कमी आती है तो वह कारक निर्धारित करता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी, क्या कि जो 900 मीटर है पर्वतीय क्षेत्र में भी जो 900 मीटर से जो अधिक ऊंचाई है यानी कि 900 मीटर के बाद ही जो आपका यह कारक निर्धारित करेगा, यानी कि कौन सा कारक कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जब तापमान में कमी आती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जब तापमान में कमी आती है तो वही निर्धारित करता है कि कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन ये तभी लागू होगा जब आपका जो समुद्री सतह से जो ऊंचाई है किसी क्षेत्र की वह 900 मीटर से अधिक है, क्योंकि 900 मीटर के बाद ही आपका तो तापमान में जो कमी आनी शुरू होती है। तो 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जब तापमान में कमी आने लगती है तब यह कारक निर्धारित करता है कि कौन से प्रकार की वनस्पति आपके यहाँ पर पाई जाएगी। क्लियर। तो ये बेसिक फंडामेंट अभी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, सिर्फ इसी के आधार पर आज की हमारी पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये देखें, अब जब 900 मीटर के ऊपर यानी कि 900 मीटर के ऊपर जाने पर ही तो यह कारक निर्धारित करेगा कि आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन जो 900 मीटर से पहले कौन सा कारक निर्धारित करेगा, वर्षा की मात्रा है ना। तो वर्षा की मात्रा है वह निर्धारित करती है कि आपका किसी क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा।
900 मीटर से ऊपर कौन सा कारक निर्धारित करेगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पतियों के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जबकि 900 मीटर से नीचे यानी कि जो आपका मैदानी क्षेत्र है या फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र में भी वह क्षेत्र जो कि समुद्री सतह से 900 मीटर तक की ऊंचाई तक का है, उस क्षेत्र में साथ ही जो आपका मैदानी एवं पठारी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपका वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है कि आपके कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। क्लियर। अब आगे देखें, जब हम पूर्वी हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाते हैं, तो ये आपका पूर्वी हिमालय है, तो पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है वह कम होती जाती है। तो इस तरह आपकी जो वर्षा की मात्रा है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जो आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र है यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपका निम्न अक्षांशों पर स्थित है। किसके कंपेयर? पश्चिमी हिमालय के कंपेयर, क्योंकि जो आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसके समीप कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है ना। तो जो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है यह आपके निम्न अक्षांशों पर स्थित है, अपेक्षाकृत किसके? पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। और साथ ही जो आपका एक तो यही कारक हो गया, तो इसी कारक को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे जब आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे पश्चिमी हिमालय की ओर, तो पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर चूंकि उच्च अक्षांश आ रहे हैं और यहाँ पर क्या है आपके निम्न अक्षांश, तो निम्न अक्षांश होने के कारण जो पूर्वी हिमालय की ओर क्या होगा, आपका अधिक तापमान होगा, है ना। तो जो आपका निम्न अक्षांशों पर जो क्षेत्र स्थित है वहाँ का तापमान उन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत अधिक होता है जहाँ जो क्षेत्र आपके उच्च अक्षांशों पर स्थित है। और यही कारण है कि जब हम पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाते हैं यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। तो तापमान में कमी के साथ जो क्या है आपकी वायुमंडल में जो पाई जाने वाली आर्द्रता है उसमें भी कमी आती है, जिससे कि आपके वर्षा की मात्रा में भी क्या होगा, प्रभाव पड़ता है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। और जो वर्षा की मात्रा है ये आपका डिसाइडिंग फैक्ट है कि कौन सी जो वनस्पति पाई जाएगी। तो चूंकि इस क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक वर्षा की मात्रा है और इस क्षेत्र में है कम वर्षा है, तो जहां सर्वाधिक वर्षा होगी यानी कि वह क्षेत्र जहां की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वहां आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जिसमें कि आपके महोगनी, इबोनी, रोजवुड, बांस, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो इसी तरह जब आप इस क्षेत्र में पहुंचेंगे तो यहाँ के कंपैरिजन आपका जो तापमान है, जो यहाँ के कंपैरिजन जो आपका वर्षा की मात्रा है वह क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ जो वनस्पति पाई जाएगी वह किस प्रकार की होगी? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पर और कम वर्षा होगी तो यहाँ पर मिलेंगे आपके जो पर्णपाती वन मिलेंगे, यानी कि जो वर्षा है वहाँ पर कितनी होती है पर्णपाती वन के लिए हमने देख लिया था कि 100 से जो 200 सेंटीमीटर के बीच जो आपकी जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो चूंकि वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर और अधिक जो वर्षा की मात्रा तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कौन से वर्षा की मात्रा कम होने पर कौन से वन पाए जाएंगे? आपके कंटीले वन पाए जाएंगे, है ना। तो ये लिख ले, मैं सही से नहीं लिख रही हूँ। तो कंटीले वन यहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर जो वर्षा क्या है आपके 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जहाँ आपके कंटीले वन मिलते हैं। तो इस तरह हम देखें तो वर्षा की मात्रा जब कम हो रही है तो वनस्पति की जो सघनता है वह भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखे सदाबहार वन है, जबकि यहाँ पर जो वन देखे हमें कंटीले प्रकार के वन मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्षा की मात्रा के कम होने के साथ ही पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर आने पर आपकी जो वनस्पतियों की जो विविधता है, सघनता है, उसमें कमी आती है। उसके अलावा जैव भार एवं जैव विविधता में भी कमी आती है। तो ये हमने पढ़ा उन पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जो कि 900 मीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। ये दोनों हमने पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय का साथ साथ पढ़ लिया है। तो ये याद रखें, इस चीज़ में बस आपको मेन मुद्दा क्या याद रखना है कि पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह आपका क्षेत्र है निम्न अक्षांशों पर स्थित है।
तो ये हो गया 900 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब देखते हैं कि वह पर्वतीय क्षेत्र जो कि समुद्री सतह से 900 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 900 मीटर की जब अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे तो हमें जो तापमान है वह क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे जो तापमान है आपका कम होता जाएगा। तो जैसे कि 18 पर गए, फिर 27 पर गए, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 40 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 के आसपास, फिर आपका 20 के आसपास, यानी कि कम होता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब आपका जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, है ना। तो तापमान आपका 900 मीटर के बाद कम होता जाएगा। अब हमें देखना है कि जो पूर्वी हिमालय है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है, यानी कि यह अपेक्षाकृत आपका गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पूर्वी हिमालय है, एक तो इसमें हमने देखा एक जो इसका कारण क्या है, जो पूर्वी हिमालय है आपका यह क्या है, आपके निम्न अक्षांशों पर स्थित है। तो निम्न अक्षांशों पर स्थित होने के कारण जो पूर्वी हिमालय का जो तापमान है वह पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा क्या होगा, जो गर्म होगा, है ना। तो ये एक चीज ये याद रखें, निम्न अक्षांशों के कारण पूर्वी हिमालय का जो तापमान है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा गर्म होगा। और दूसरा जो आपको फैक्ट याद रखना है वह यह, क्योंकि जो पूर्वी हिमालय जो आपका क्षेत्र है यह आपका समुद्र से पास है, यानी कि आपके यहाँ पर कौन सा जो समुद्र है आपका मिलते हैं यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ जो आपका समुद्र चूंकि आपके हिंद महासागरीय या बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसके समीप पड़ता है, इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो आर्द्रता है वह अधिक होगी। तो यहाँ पर आप दो चीजें नोट कर लें कि एक तो निम्न अक्षांश हो गया और दूसरा आपका हो गया समुद्र से निकटता। है ना। तो समुद्र से निकटता, और यहाँ पर ही समुद्र से निकटता यहाँ भी 900 मीटर से पहले भी यह निर्धारित करेगा ये वाला फैक्ट, क्योंकि 900 मीटर से पहले हम जब पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर चूंकि यहाँ पर पूर्वी हिमालय में आपकी आर्द्रता अधिक है, समुद्र से भी निकटता है और निम्न अक्षांश की स्थिति भी है, तो ये दोनों फैक्ट आपके यहाँ भी लागू होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपकी जो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और इसी के साथ आपके पूर्वी हिमालय में निम्न अक्षांशों की स्थिति होने के कारण और साथ ही समुद्र से भी आपकी निकटता है, इसलिए यहाँ का जो औसत तापमान है वह अधिक होता है, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, किसके कंपैरिजन, पूर्वी हिमालय के कंपैरिजन। और इसीलिए ही यहाँ पर औसत तापमान पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक होने के कारण कोई भी वनस्पति आपकी अधिक ऊंचाई पर मिलती है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं इसे दोबारा से समझाऊंगी, लेकिन अभी ये याद रखें कि किसी भी प्रकार की जो वनस्पति जो कि पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है वह अधिक ऊंचाई पर पाई जाएगी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। क्यों? मान लीजिए जो आपकी 900 मीटर के बाद 1800 मीटर तक आपके उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय की वनस्पति में, यानी कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1800 मीटर तक उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि यही जो वन है आपके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में केवल यहाँ तक पाए जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम देखें वैसे तो 1800 मीटर अगर आपका यहाँ पर है तो पश्चिमी हिमालय में भी 1800 मीटर जो ऊंचाई है यहीं पर होगी, है ना। लेकिन ये जो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है आपके 1800 मीटर तक न होकर केवल यहाँ तक, मान लीजिए यह 1500 मीटर हो गया, तो केवल 1500 मीटर तक ही पाए जाएंगे। इसका क्या कारण है ये देख लीजिए। तो अभी हमने देखा क्योंकि जो पूर्वी हिमालय का जो आपका क्षेत्र है यहाँ आपका तापमान अधिक रहता है, तो तापमान अधिक रहने पर आपका क्या होगा, तो मान लीजिए इस क्षेत्र में 1800 मीटर तक आपका जो तापमान है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वही जो तापमान है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कितना होगा 1800 मीटर ऊंचाई तक, तो वह होगा आपके, ये देखिए यहाँ पर, तो जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 1800 मीटर तक आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इतना है। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी कि अधिक ऊंचाई तक आपकी कोई भी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, अगर ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, अगर 27 डिग्री सेल्सियस में भी ये वनस्पति उग सकती है, पनप सकती है, तो
चूँकि जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका इतने अधिक क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि यहाँ का जो निम्न अक्षांश की स्थिति होने के कारण पूर्वी जो हिमालय का क्षेत्र है अधिक गर्म रहता है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। इसलिए आपकी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्या है, अधिक ऊंचाई तक होंगे, और जो पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र है अधिक ऊंचाई तक ना होकर आपके केवल 1500 मीटर तक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे तो जो तापमान है वह कम होता अधिक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस 1800 मीटर तक है तो यहाँ पर जो 27 डिग्री सेल्सियस है वह केवल 1500 मीटर तक का होगा। तो यहाँ पर आपका 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है केवल इसी क्षेत्र में आपकी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उग सकते हैं, पनप सकते हैं। इससे ऊपर जब हम जाएंगे 1500 मीटर से जब हम ऊपर जाएंगे तो आपका जो तापमान है कितना हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर अगर हम 1800 मीटर की बात करें तो यहाँ पर तापमान और अधिक कम होकर आपका 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिल सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखें। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में आपकी पाई जाने वाली कोई भी प्रकार की जो वनस्पति है वह अधिक ऊंचाई तक मिलती है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। तो ये जो पॉइंट है आपको मुख्य रूप से समझना है। अगर नहीं आया तो बैक करके दोबारा से ये पॉइंट समझ ले कि क्यों पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति का अधिक ऊंचाई तक विकास हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेन कारण क्या है कि यहाँ पर जो आपका तापमान है वह अधिक है ना, निम्न अक्षांशों की स्थिति होने के कारण। इसी तरह आप जब और ऊपर जाएंगे 27 मीटर के पर, तो 27 मीटर के आसपास अगर आपका तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, तो इतने तापमान आप पर आपकी समशीतोष्ण जो वनस्पति मिलती है। तो जो समशीतोष्ण वनस्पति है केवल 22 डिग्री पर मिलती है। तो 22 डिग्री जो आसपास जो तापमान है वह लगभग आपके अगर 2200 मीटर तक हमें मिलता है तो ये केवल इस 2200 मीटर तक की ऊंचाई पर आपके समशीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि समशीतोष्ण प्रकार के वन को क्या चाहिए, 22 डिग्री के सेल्सियस का तापमान चाहिए, जो कि पश्चिमी हिमालय में आपके केवल 2200 तक मिलता है, 2200 मीटर ऊंचाई तक मिलता है। उसके बाद तापमान और अधिक कम होने के कारण समशीतोष्ण प्रकार की वनस्पति नहीं मिलती, और इसका कारण हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो आपका तापमान है अधिक ऊंचाई तक स्थिर रह पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है 2700 मीटर तक आपका 22 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है निम्न अक्षांशों की स्थिति होने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण, इसलिए अधिक ऊंचाई तक इनका विकास होता है। और यही हम हर प्रकार की वनस्पति में देखेंगे। इसी तरह जो शीतोष्ण वनस्पति है पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार अधिक ऊंचाई यानी कि 3300 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी हिमालय में जो इसका विकास है लगभग 3000 मीटर के आसपास होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको पहली चीज जो आपको इसके बारे में देखनी थी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी चीज आपको समझनी है कि जो आपका कोई भी प्रकार की वनस्पति जो मान लीजिए शीतोष्ण के बाद हम देखते हैं कि आपके जो और अधिक ठंडे तापमान पर जाने पर हमें जो वनस्पति मिलती है वह आपके शंकुधारी प्रकार के वन मिलते हैं। उसके बाद हमें जो टैगा वनस्पति या फिर जो हमें टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। टुंड्रा वनस्पति में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि मोस, लाइकेन, काई या फिर जो टुंड्रा घास है वह वनस्पति पाई जाती है। लेकिन जो आपका पूर्वी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र चूंकि उच्च अक्षांशों पर स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर तापमान है क्या नीचे के क्षेत्रों में भी इतना अधिक कम हो जाता है कि यहाँ पर जो आपकी शंकुधारी या जो आपके अन्य वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति है, वह कम ऊंचाई पर ही मिलनी शुरू हो जाती है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। तो पश्चिमी हिमालय में मान लीजिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगर यहाँ पर जो आपका तापमान कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यहीं पर हो गया, यानी कि कितनी ऊंचाई मान लीजिए, ये आपकी मान लीजिए लगभग 3800 मीटर मान लीजिए, 3800 मीटर पर ऊंचाई पर ही आपका पश्चिमी जो हिमालय में पाए जाने वाले जो वनस्पति है किस प्रकार की मिलेगी आपको, 2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यहाँ आपको टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ मिल जाएगी, जहाँ पर आपको
जो आपकी जो घास, जो आपकी टुंड्रा घास है, लाइकेन है, मोसिस प्रकार की वनस्पति मिल जाएगी। और इसी के अलावा या 2 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या फिर आप कह ले 0 से 2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यहीं पर आपको कम ऊंचाई पर ही टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलनी शुरू हो जाती है, 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर, है ना। लेकिन जो आपकी टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो 0 डिग्री के सेल्सियस के आसपास उगती है, वह वनस्पति आपको पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में कहाँ मिलेगी? 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, है ना। क्योंकि जो यहाँ पर हमने देखा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में क्या है, आपका औसत तापमान अधिक रहता है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर ये सभी वनस्पतियाँ मिलती हैं। और इसी कारण जब यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगर इसका यहाँ पर हुआ तो इसका क्या होगा? 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो यही कारण है कि जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो आपके हम देखते हैं टुंड्रा वनस्पति हो गए, शंकुधारी वन हो गए, ये आपकी कम ऊंचाई पर ही मिलने शुरू हो जाते हैं पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। तो ये हमारा मुख्य पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अभी हमने देखा कि कम ऊंचाई पर ही इतना अधिक तापमान होता है कि टुंड्रा वनस्पति पहले ही मिलनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए जब हम देखेंगे कि जब 4000 मीटर, ये आपका 4000 मीटर ऊंचाई है, तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इतना अधिक कम तापमान हो जाएगा, यानी कि इतना ज़्यादा कम तापमान हो जाता है कि यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। लेकिन पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आपका जो कि कम, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, निम्न अक्षांशों की स्थिति के कारण यहाँ पर जो तापमान है अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में 4000 मीटर के बाद भी आपको वनस्पतियाँ मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा मुख्य पॉइंट यही है कि जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है वहाँ 4000 मीटर की जो औसत ऊंचाई है उसके बाद भी आपको वनस्पति देखने को मिलती है। लेकिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद तापमान इतना अधिक कम हो जाता है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को नहीं मिलती। तो ये थी आपकी हिमालय में जो हम देखते हैं हमारा हिमालय क्षेत्र, जिसे हमने पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय के भाग में जो डिवाइड किया है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनकी क्या विशेषता है, कौन से कारक इन्हें निर्धारित करते हैं कि कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, उसके बारे में हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया है ना। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि आज जो है हमारा अभी जो हमने कवर कंप्लीट किया है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, इसके बारे में आज हमारा जो पूरा टॉपिक लगभग कवर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।